बहुत समय पहले जापान के दक्षिण पश्चिम में किटामाए ओशिमा नाम का एक गांव था जो समुद्र किनारे बसा था। यह पूरा गांव मछुआरों का था। सभी लोग सुबह सुबह अपनी नावों को लेकर समुद्र में मछली मारने चले जाते थे और सूरज ढलने पर ही वापस लौटा करते थे। इसी गांव में एक युवक मछुआरा रहता था। उसका नाम था उराशिमा तारो। वह बड़ा दयालु और सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति था, इसलिए पूरे गांव में उसका आकाश का बड़ा सम्मान था। उसके पिता काफी समय पहले एक समुद्री तूफान में फंसकर मर गए थे। तब से वह इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। जो भी मछलियाँ पकड़ता उससे माँ बेटे का काम आसानी से चल जाता था। माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। घर का काम करते करते वह बहुत थक जाती थी, इसलिए वह रोजाना उराशिमा तारो से कहती कि अब उसे विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन विवाह करना उराशिमा तारो के बस की बात नहीं थी। उसकी गरीबी के कारण कोई भी पिता उसे अपनी लड़की नहीं देना चाहता था, इसलिए उराशिमा तारो चाहते हुए भी विवाह नहीं कर पाता था। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। तभी एक दिन एक बड़ी अजीब सी घटना हो गई। हुआ यह कि जब उराशिमा तारो रोजाना की तरह सुबह सुबह अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने कुछ दूरी पर कुछ लड़कों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। वे कह रहे थे, और पीटो, जोर से पीटो, यह इस तरह से बाहर नहीं निकलेगा। तभी दूसरे लड़के ने कहा, मैं आग जलाता हूँ, उसकी गर्मी से यह बाहर निकल आएगा। तभी वे खुशी से चिल्लाने लगे, निकल आया, निकल आया, अब इसे उल्टा करके पीटो, नहीं तो भाग जाएगा। उराशिमा तारो को लगा कि ये लड़के किसी गरीब आदमी को सता रहे हैं, इसलिए दयालु जराशिमा तारो उस ओर दौड़कर पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वे लड़के एक छोटे से कछुए को उल्टा करके उसके पेट पर डंडे से प्रहार कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उन लड़कों को बहुत डांटा और किसी तरह से कछुए को उनके चंगुल से बचाने की बात सोचने लगा। उराशिमा तारो उन लकड़ों के पास जाकर बोला, अरे इस बेजबान कछुए के बच्चे को क्यों मार रहे हो? ऐसे तो यह मर जाएगा। उन लड़कों में से एक लड़का बहुत मोटा और लंबा था, शायद वही उनका सरदार था। वह बोला, मर जाए तो क्या, हमें तो ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा है। मर भी गया तो हम इसे किसी को बेच देंगे और उस पैसे से मजा करेंगे। और ऐसा कहते कहते उसने फिर अपने डंडे से उस नन्हे से कछुए को मारना शुरू कर दिया। वह नन्हा कछुआ दर्द से तड़फड़ा रहा था। उराशिमा तारो समझ नहीं पा रहा था कि इस बेचारे की जान कैसे बचाई जाए। तभी उसे ध्यान आया कि आज सुबह ही उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए थे ताकि शाम को घर लौटते हुए वह घर के लिए कुछ जरूरी सामान बाजार से खरीद कर ले आए। उराशिमा तारो ने मन ही मन सोचा कि यदि वह इन पैसों से इस कछुए को खरीद ले तो कैसा रहेगा, शायद तब इसकी जान बच जाए। उसने उस लंबे और मोटे लड़के से कहा, अरे तुमने पहले यह क्यों नहीं बताया कि तुम इसे बेचना चाहते हो? चलो मैं इसे खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर उराशिमा तारो ने अपने पास के सारे पैसे उन लड़कों को देने के लिए अपनी हथेली पर रख लिए और हथेली उनकी ओर बढ़ा दी। सब लड़के एकदम चौंक उठे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वस्तुतः उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था कि वे इस कछुए को बेच देंगे, भला उसे कौन खरीदता। पर जब उन्होंने उराशिमा तारो की हथेली पर बहुत सारे पैसे देखे तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उराशिमा तारो की हथेली पर रखे सभी पैसे ले लिए और कहा, ठीक है, तुम इस कुचै को ले जा सकते हो। ऐसा कहकर वे सब वहां से भाग गए। बेचारा कछुआ पीड़ा से कराह रहा था। उराशिमा तारो ने उसे सावधानी से अपने हाथों में उठा लिया और फिर उसे समुद्र किनारे ले जाकर पानी में छोड़ दिया। वह छोटा कछुआ वहां गोल गोल चक्कर काटने लगा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद उराशिमा तारो, आपने मेरी जान बचा दी है। उराशिमा तारो मन ही मन मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से अपने घर जाओ, क्या पता वे लड़के फिर आकर तुम्हें पकड़ लें। और फिर उसने देखा कि वह कछुआ लहरों में गायब हो गया है। एक संतोष का सा भाव लेकर उराशिमा तारो अपनी नाव पर लौट आया और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला गया। उसने देखा कि उसके साथ के सभी मछेरे
कहीं बहुत दूर निकल गए हैं और वह वहां अकेला ही रह गया है। पर मछली पकड़ने तो जाना ही पड़ेगा, यदि नहीं पकड़ेगा तो घर का काम कैसे चलेगा। ऐसा सोचकर वह समुद्र में अपनी नाव चलाने लगा। काफी दूर जाने के बाद उसने अपना जाल समुद्र में डाल दिया और मछलियों के जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। 8-10 पर न जाने क्यों आज उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। उसने सोचा आज का दिन अच्छा नहीं है, सूरज भी डूबने वाला है, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही मुझे घर लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपना जाल समेट लिया और नाव को वापस चलाने लगा। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है। उराशिमा तारो सान, उराशिमा तारो सान। उसने चारों ओर देखा, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी और उसे लगा जैसे यह आवाज उसकी नाव के पीछे से आ रही है। वह पीछे की ओर गया तो उसने देखा कि उसकी नाव के पीछे एक बड़ा सा कछुआ तैरता आ रहा है और उसका नाम लेकर वही कछुआ उसे बुला रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, भला कछुआ भी कहीं बोलता है। उसे थोड़ा सा डर भी लगा, पर तभी उस कछुए ने कहना शुरू किया, उराशिमा तारो-सान, मैं ड्रैगन राजा का विशेष दूत हूँ। हमारे राजा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ चलें। उराशिमा तारो ने कहा, अरे पर मैं कैसे जा सकता हूँ? इतने गहरे समुद्र में तो मेरी सांस ही घुट जाएगी और घर पर मेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी। कछुए ने कहा, आप इस सब की चिंता नहीं कीजिए, मैं राजा का विशेष दूत हूँ। आपकी यात्रा के लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ। आप कृपा करके मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बस पल भर में मैं आपको अपने राजा के अद्भुत संसार में ले चलूंगा। उराशिमा तारो के मन में भी बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कभी वह समुद्र के अंदर की दुनिया को देखे। उसे लगा कि शायद भगवान की कृपा से आज यह संभव हो जाएगा। इसलिए उसने हिम्मत करके निर्णय लिया कि इस कछुए की बात मान लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह बोला, ठीक है, तो मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही कछुए ने यह सुना, वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाव में जहाँ उराशिमा तारो बैठा था उसके बिल्कुल करीब आकर तैरने लगा। उराशिमा तारो सावधानी से उसकी पीठ पर बैठ गया, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। कछुए को उसके हिलने डुलने से यह आभास हो गया था, इसलिए उसने कहा, उराशिमा तारो-सान, आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरी पीठ को दोनों किनारों से पकड़ लें। बस कुछ ही समय में हम लोग राजधानी पहुंच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर उराशिमा तारो का डर कुछ कम हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और सांस भी नहीं ले रहा था। तब कछुए ने हंसते हुए कहा, आपको कुछ नहीं होगा, कृपया सांस लें और आंखें खोलकर आसपास के सुंदर दृश्यों को देखकर उनका आनंद भी लें। उराशिमा तारो ने डरते डरते सांस लेना शुरू किया और एक आंख खोली। जब उसने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ, तो उसने दोनों आंखें खोलकर चारों ओर देखना शुरू किया। अरे, यह कैसा चमत्कार है! मैं यहाँ इतने नीचे पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ और आंखें खोलकर देख भी सकता हूँ। वाह, क्या सुंदर दृश्य है! वह समुद्र के अंदर की दुनिया देखकर चमत्कृत हो गया। चारों ओर तरह तरह के मूंगों की चट्टानें थीं। उन चट्टानों पर रंग बिरंगी समुद्री काई चमक रही थी। तरह तरह की छोटी बड़ी रंगीन मछलियां नृत्य कर रही थीं। यानी हर ओर खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहे थे। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल महल उभरने लगा है। वह अद्भुत दृश्य था। तभी कछुए ने कहा, उराशिमा तारो-सान, वह सामने वाला महल ही हमारे राजा का महल है। यानी हमारी यात्रा समाप्त में। कछुआ महल के विशाल द्वार के आगे आकर रुक गया और उसने उराशिमा तारो से उतरने के लिए कहा। उसके उतरते ही महल का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बहुत सारी सोना मछलियों ने उसकी आरती करके स्वागत गीत गाने शुरू कर दिए।
उसके बाद वे सब उसे लेकर महल के अंदर चली गईं। सामने ही एक विशाल कमरा था जिसमें एक सिंहासन पर ड्रैगन राजा बैठे हुए थे। उराशिमा तारो को देखते ही वह स्वयं उठकर आगे आए और उराशिमा तारो का हार्दिक स्वागत करके उसे अपने सिंहासन के पास वाली कुर्सी पर आदर के साथ बिठाया। उराशिमा तारी को बड़ा संकोच हो रहा था। उसके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने उराशिमा तारो से कहा, आपने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है जिसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। उराशिमा तारो को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह तो उन्हें जानता भी नहीं है। तब उसने उन पर कब और कौन सा एहसान कर दिया। तब राजा ने ही उराशिमा तारो को बताया कि आज सुबह उसने जिस नन्हे से कछुए के प्राण बचाए थे वह कछुआ वास्तव में उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। उनकी बेटी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि वह सागर के बाहर की दुनिया देखना चाहती है, इसलिए वह एक नन्हा सा कछुआ बनकर वहां चली गई थी और उन निर्दयी लड़कों के चंगुल में फंस गई थी। यदि आपने उसकी मदद नहीं की होती तो वह अब तक मर चुकी होती, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब उराशिमा तारो की समझ में सारी बात आ गई। वह बोला, पर इसमें एहसान की क्या बात है? किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है, वही मैंने किया था। इसीलिए मैंने अपने विशेष दूत को भेजकर आपको यहाँ बुलाया है ताकि कम से कम में आप जैसे दयालु व्यक्ति के दर्शन कर सकूं। मैं यह भी जानता हूँ कि आप इस लंबी यात्रा से थक गए होंगे। पास वाला कक्ष आपके आराम के लिए है। कृपया वहां जाकर स्नान करके और नए कपड़े पहन के आइए। आज रात आपके सम्मान में हमने एक बड़ा आयोजन किया है। आपके आने के बाद ही उत्सव शुरू किया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने ताली बजाई। तभी कान मत्स्य कन्याएं वहां आ गईं और उराशिमा तारो को साथ वाले कक्ष में ले गईं। वहां उन्होंने सब बातें उसे समझा दी और एक बहुत ही सुंदर नया किमोनो उसके पहनने के लिए वहां रखकर वे सब चली गईं। उराशिमा तारो ने जल्दी से गर्म पानी में स्नान किया और नया किमोनो पहन लिया। उसे पहनकर जज उराशिमा तारो ने अपने आप को सामने लगे दर्पण में देखा तो खुद को ही नहीं पहचान पाया। वह एक सुंदर राजकुमार जैसा लग रहा था। तभी वे मत्स्य कन्याएं फिर वहां आ गईं और उसे लेकर उत्सव स्थल के लिए चल पड़ी। अब उराशिमा तारो एक बहुत विशाल भवन में आ गया। वहां चारों ओर उत्सव का माहौल था। एक ओर विशाल मंच बना था, उस पर संगीतकार बैठे थे। उनके ठीक सामने एक छोटे मंच पर ड्रैगन राजा बैठे थे। उनके दाईं ओर एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी थी और बाईं ओर की कुर्सी खाली थी। उराशिमा तारो को उस खाली कुर्सी पर जाकर बैठा दिया गया। उसके बैठते ही संगीत की स्वर लहरियां आनी शुरू हो गईं। राजा ने उराशिमा तारो से अपने दाईं ओर बैठी सुंदर कन्या का परिचय कराते हुए कहा, यह है मेरी प्रिय बेटी ओतोहिमे। इसी की जान आपने इस सुबह बचाई थी। उराशिमा तारो ने उसकी ओर देखा तो उसने शर्माकर अपनी आंखें झुका लीं। उराशिमा तारो को उसका यह शर्माना बहुत अच्छा लगा। अब तक मंच पर नर्तकियों का नृत्य शुरू हो गया था। सब लोग उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। इसके बाद राजा सहित आसपास बैठे लोगों को पीने के लिए तरह तरह के पेय पदार्थ दिए जाने लगे। उराशिमा तारो ने भी जब वे पेय पदार्थ पिए तो उनके स्वाद से वह चमत्कृत हो गया। इतने स्वादिष्ट पेय तो उसने कभी चखे ही न थे। इसी के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थों से मेजें सज राईं और सब लोगों ने स्वाद लेकर उन खाद्य पदार्थों को खाना शुरू कर दिया। भोजन के दौरान ही ड्रैगन राजकुमारी ओतोहिमे उठकर उराशिमा तारो के पास आकर बोली, आप यदि आज सुबह मेरे प्राण नहीं बचाते तो मैं अब आपके सामने नहीं होती। आप बड़े दयालु और परोपकारी हैं। मैं आपकी हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उराशिमा तारो उसकी विनम्रता और सौंदर्य से अभिभूत था। बड़े संकोच से बोला, आप ऐसा न कहें। ऐसा करना तो किसी भी भले आदमी का कर्तव्य है, वही मैंने किया। तब ईरान राजकुमारी ओतोहिमे ने उससे कहा, आइए मैं आपको अपने महल का बगीचा दिखाती हूँ। शायद ऐसा अद्भुत उद्यान आपने अभी तक न देखा हो। और वह उसका हाथ पकड़कर आगे की ओर चल पड़ी। उसका कोमल स्पर्श पाकर उराशिमा तारी रोमांचित हो उठा।
उसने साथ साथ चलते हुए कहा, सच तो यह है कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। तब तक वे दोनों एक विशाल उद्यान में पहुंच गए। वाह, अद्भुत, अतुलनीय, स्वर्गीय जैसे शब्द उराशिमा तारो के मुंह से निकल पड़े। यह उद्यान 4 दिशाओं में फैला था और चारों ओर के दृश्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चारों ऋतुएं अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ वहां मौजूद थीं। पूर्व दिशा में देखने पर साकुरा के सुंदर फूलों का संसार दिखाई देता था। सारे रास्ते हल्के गुलाबी फूलों की मेहराबों जैसे सजे थे। उन पर बुलबुल मीठे स्वरों में गीत गा रही थीं और साकुरा की छोटी छोटी कलियां तितलियों की तरह उड़ रही थीं। दक्षिण दिशा की ओर देखने पर बाग के सभी पेड़ एकदम हरे और फूलों से लदे दिखाई दे रहे थे। पश्चिम की ओर दृष्टि फेरते ही पतझरी पत्तियों की रंगत मन को मोह लेती थी। मोमीजी की लाली ऐसी लग रही थी जैसे क्षितिज पर अभी अभी सूर्य ने डूबते हुए सारे आकाश को अपनी लालिमा से भर दिया हो। और उत्तर दिशा की देखकर तो उराशिमा तारो एकदम अभिभूत हो गया। सारे पेड़, बांस के जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियां सभी बर्फ से ढके थे और चांदी के ढेर की तरह चमचमा रहे थे। उराशिमा तारो चारों ओर घूम घूम कर बगीचे को निहारने लगा। तब ओतोहिमे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो उस सरोवर की ओर चलते हैं। उराशिमा तारो ने देखा कि इस चारों तरह के उद्यानों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। हर ओर के मौसम की झलक छायाओं के रूप में उस पर पड़ रही थी। उस सरोवर के किनारे एक सुंदर सजी हुई नाव खड़ी थी। ओतोहिमे और उराशिमा तारो उसमें जाकर बैठ गए। ओतोहिमे नाव चलाने लगी। उराशिमा तारो लगातार उसे देखता जा रहा था। तभी ओतोहिमे ने उसे अपनी ओर अपलक निहारते देखा तो वह शर्माकर मुस्कुरा दी और बोली, प्रिय उराशिमा तारो, मैं अपने मन की एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। उराशिमा तारो ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरा मन मेरे बस में नहीं है। तुमने दया करके मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मैंने तुम्हारे मन में छिपे दयालु और परोपकारी मनुष्य के दर्शन कर लिए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और विवाह करना चाहती हूँ। उराशिमा तारो उसकी बात सुनकर अवाक रह गया, क्योंकि उसके मन में भी कुछ कुछ ऐसी ही बात आ रही थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा था रहा था। उसकी माँ भी कितने दिनों से चाहती रही है कि उसका विवाह हो जाए। अतः उसने ओतोहिमे के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो यह मेरा सौभाग्य होगा। ओतोहिमे का चेहरा कमल के फूल जैसा खिल गया और बोली, चलो जल्दी से चलते हैं और मैं पिताजी को यह शुभ समाचार देती हूँ। दोनों फिर वापस उसी विशाल भवन में लौट आए। अभी तक नृत्य गान का कार्यक्रम चल रहा था। ओतोहिमे ने जब सारी बात अपने पिता को बताई तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल जोर से ताली बजाई। सभी लोग रुक गए और ड्रैगन राजा की ओर देखने लगे। ड्रैगन राजा ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, आप सब लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। मेरी बेटी ओतोहिमे का विवाह हमारे आज के सम्माननीय अतिथि उराशिमा तारो के साथ होना तय हो गया है। कुछ ही देर में इसी विशाल मंच पर दोनों का विवाह संपन्न होगा। कृपया कुछ देर और रुकें और इसके बाद बड़ी धूमधाम से ओतोहिमे का विवाह उराशिमा तारो के साथ हो गया। उनके विवाह के साथ ही आज का यह अविस्मरणीय समारोह भी समाप्त घोषित कर दिया गया और सभी लोग आराम करने चले गए। अब ओतोहिमे और उराशिमा तारो पति पत्नी की तरह रहने लगे। वे सारे दिन कहीं न कहीं घूमने निकल जाते और आनंद मनाते थे। ड्रैगन राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं और वहां हर ओर देखने के लिए अनेक तरह की आश्चर्यजनक चीजें और दृश्य थे, जिन्हें देखते देखते 2 दिन हंसी खुशी में बीत गए। तभी तीसरे दिन एक विचित्र घटना घटी। ओतोहिमे और उराशिमा तारो अपने कमरे में बैठे थे कि एक सोन मछली रोती हुई वहां आई।
वह ओतोहिमे की बड़ी प्रिय सखी थी। ओतोहिमे ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कई दिन से उसकी माँ घर नहीं लौटी है। लगता है वे किसी मछेरे के जाल में फंसकर मर गई हैं। ओतोहिमे ने उसे सांत्वना देकर घर वापस भेज दिया और फिर वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता से मिलने चली गई। अचानक उराशिमा तारो को भी अपनी माँ की याद आ गई। वह यहाँ आकर ऐसे सुख और आनंद की दुनिया में खो गया था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा था। उसको लगने लगा जैसे उसकी माँ भी उसकी याद में सोन मछली की तरह रो रही हुई है। वह अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन हो गया। जब ओतोहिमे वापस आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत उदास है। उसने सोचा कि वह उसकी सखी के दुहक से दुखी हो गया है। दयाल व्यक्ति की यही तो पहचान है कि वह औरों के दुहक से भी वैसे ही दुखी होता है जैसे कि यह उसका अपना ही दुहक हो। ओतोहिमे ने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे पिता ने उसकी माँ की खोज में अपने दूत भेज दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओतोहिमे के शब्द सुनकर उराशिमा तारो और भी व्याकुल हो उठा और उसने बताया, प्रिय, तुम्हारी सुखी के दुहक को देखकर मुझे अपनी दुखी माँ की याद आ गई है। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। बेचारी पता नहीं किस हाल में ही होगी। अब ओतोहिमे को अपने पति के दुहक का कारण समझ में आ गया। वह उसे समझाती हुई बोली, आप चिंता न कीजिए, मैं पिताजी से कहकर उनके बारे में सब जानकारी मंगा देती हूँ। आप अब आराम करें। लेकिन उराशिमा तारो ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता। कृपया आप मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी माँ से मिलकर उसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा, तब हम आराम से रहेंगे। ओतोहिमे समझ गई कि अब उराशिमा तारो को रोकना असंभव है। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रिय उराशिमा तारो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और जिसे हम प्यार करते हैं उसे दुखी नहीं देख सकते। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। तुम जाने या फिर लौट कर आने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी तुम्हारे जाने की व्यवस्था करती हूँ। ऐसा कहकर उसने उसी बड़े कछुए को बुलाया जो उराशिमा तारो को लेकर आया था। वह समझ गया कि अब उसे उराशिमा तारो को लेकर वापस जाना है। उराशिमा तारो के जाने का समाचार पूरे महल में फैल गया। सभी उसे विदा करने के लिए मुख्य द्वार पर इकट्ठे हो गए। ओतोहिमे के पिता ने उसे अनेक प्रकार के उपहार देने चाहे, पर उसने लेने से मना कर दिया। अंत में ओतोहिमे ने सिल्क के सुंदर कपड़े में बंधा 3 ढक्कनों वाला एक बक्सा तामा तेबाको उसे दिया और कहा, जब तुम यहाँ वापस लौटना चाहोगे तो यह बक्सा तुम्हें यहाँ ले आएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त यह किसी काम का नहीं है। इसे कभी भी और किसी भी हालत में खोलना मत, नहीं तो यह तुम्हें न यहाँ ला पाएगा और न किसी और काम ही आएगा। तब इसे मेरे प्रेम की निशानी के रूप में संभाल कर रख लेना। उराशिमा तारो ने धन्यवाद कहकर अपनी पत्नी से यह उपहार ले लिया और कछुए की पीठ पर संभल कर बैठ गया। विदा, सायोनारा, फिर मिलेंगे, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जैसे शब्दों से वातावरण गूंज उठा, उधर ओतोहिमे की आंखों से आंसू झर रहे थे। वह चुपचाप महल के अंदर चली गई। कछुए की पीठ पर बैठा उराशिमा तारो आधे रास्ते तक अपने पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बारे में सोच सोचकर रोमांचित होता रहा और आधे रास्ते के बाद अपनी बूढ़ी माँ को याद करके भावुक होने लगा। लेकिन उसे अब यह संतोष था कि वह अपने घर लौट रहा है। भले ही उसका घर बहुत मामूली है, पर है तो उसका अपना घर। मैं जब माँ को बताऊंगा कि मैंने विवाह कर लिया है, ओ वह कितनी खुश होगी। और जब मैं उसे बताऊंगा कि उसकी बहू कौन है, तो यह फूली नहीं समाएगी। मैं जल्दी ही उसे लेकर वापस लौट जाऊंगा। यहाँ वह आराम से रह सकेगी और मेरी प्रिय पत्नी ओतोहिमे भी मुझसे दूर नहीं रहेगी। इन सब बातों को सोचते सोचते उसका रास्ता कब पूरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब उसे अपने गांव का समुद्र तट दिखाई देने लगा था, लेकिन वहाँ उसकी नाव नहीं थी जिसे वह छोड़कर गया था। उसने सोचा, अब वह नाव मेरे काम की भी नहीं थी। कछुआ शीघ्र ही किनारे तक पहुंच गया और अपनी बगल में सिल्क के कपड़े में लिपटे बक्से को संभालते हुए उराशिमा तारो उससे उतरकर तट पर आ खड़ा हुआ। उसने कछुए को धन्यवाद कहा।
तभी कछुआ अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़ा और उराशिमा तारो बड़े उत्साह के साथ अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन अचानक उसे लगा जैसे वह किसी और नई जगह पर आ गया है। यह वह जगह नहीं है जिसे छोड़कर वह गया था। आसपास आते जाते लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। उसने सभी को कोन्निचिवा, नमस्ते कहा और सभी ने उसका उत्तर भी दिया, लेकिन सब उसे बड़ी अजनबी आंखों से देख रहे थे। वह बड़े असमंजस में पड़कर निरंतर आगे बढ़ रहा था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था। एक दो गलियां पार करके वह अपने घर वाली गली में आ गया, लेकिन यह क्या, जहां उसका घर होता था वहां एक नया सुंदर घर बना हुआ था। उसने डरते डरते उस दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, माँ, ओ माँ, मैं आ गया हूँ। अंदर से किसी अजनबी की आवाज आई, कौन है? मैं हूँ उराशिमा तारो, उसने उत्तर दिया। पता नहीं कौन आया है, यह कहते हुए एक व्यक्ति बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उराशिमा तारो ने घबरा कर कहा, आप कौन हैं? यह तो मेरा घर है, यहाँ मेरी माँ रहती है। मैं उराशिमा तारो हूँ। उसका बेटा बुजुर्ग व्यक्ति भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? हमने तो बस इतना ही सुना है कि कोई 300 साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका मछेरा लड़का उराशिमा तारो रहता था, जो एक दिन समुद्र में गायब हो गया था और उसकी माँ उसकी याद में रो रो कर शीघ्र ही मर गई थी। फिर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। उराशिमा तारो का दिमाग चक्कर खाने लगा। वह सोचने लगा, मैं तो 3 दिन पहले ही तो यहाँ से गया हूँ। ये 300 साल पहले वाली बात कहाँ से आ गई? तब तक यहाँ और भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, अरे लगता है कि उराशिमा तारो का भूत ही यहाँ मानव रूप रख कर आ गया है। उराशिमा तारो को अब धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाने लगा, तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं कोई भूतवृत्त नहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरे पैर दिखाई नहीं देते? ऐसा कहते हुए उसने अपने पैर जमीन पर जोर जोर से पटकने शुरू किए, क्योंकि जापान में ऐसी मान्यता है कि भूतों के पैर नहीं होते। अब लोगों को उसे चिढ़ाने में मजा आने लगा। सब उसे तंग करने के लिए तरह तरह की बातें और मजाक करने लगे। अब उराशिमा तारो का जी घबराने लगा। वह वहाँ से लौटने लगा। तब भी भीड़ उस पर तरह तरह के व्यंग्य करती रही। किसी तरह वह फिर से वहीं समुद्र तट पर वापस आ गया और सूनी आंखों से समुद्र की लहरों को देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ लुट गया है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसकी प्रिय माँ भी नहीं रही। अब वह क्या करे? उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी याददाश्त भी कम होती जा रही थी। जो कुछ याद आ रहा था वह उसे सपनों जैसा लगने लगा। वह अब भी यही सोच रहा था कि वह तो केवल 3 दिन ही यहाँ से दूर रहा था, पर लोग कहते हैं कि यह 300 वर्ष पहले की बात है। यह कैसे हो सकता है? कहाँ 3 दिन और कहाँ 300 साल? उसका दिमाग जितना ज्यादा सोचता उतनी ही उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अपनी बगल में दबे बक्से की याद आई। उसने उसे अपने सामने रखकर खोला। सिल्क का कपड़ा हटते ही एक सुंदर 3 ढक्कन वाला बक्सा उसे दिखाई दिया। उसे यह भी याद आया कि उसकी पत्नी ने उससे इसे कभी भी खोलने से मना किया था। वह चाहे तो इसके सहारे वापस जा सकता है, लेकिन उसने फिर सोचा कहीं ड्रैगन राज्य में पहुंचकर फिर उसके साथ भी यही न हो। अरे कौन उराशिमा तारो, कौन ओतोहिमे, कौन सा ड्रैगन राजा? यह तो 300 साल पहले की बात है। तब वह क्या करेगा और कहाँ जाएगा? वह पागल जैसा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी किसी अज्ञात सी प्रेरणा से भरकर उसने सोचा कि अब इस बक्से को ही खोलना चाहिए। क्या पता इसी में उसके जीवन की इस पहेली का रहस्य छिपा हो। उसने हिम्मत करके पहला ढक्कन खोल दिया। अरे यह क्या? उसे खोलते ही उसमें से एक सुनहरा बादल सा उमड़ आया और उसका सारा शरीर उस बादल से ढक गया। दूसरे ही क्षण वह एकदम कमजोर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने उन्हीं कांपते हाथों से दूसरा ढक्कन भी खोल दिया। उस ढक्कन में एक दर्पण लगा था, पर यह क्या? दर्पण में अपना चेहरा देखते ही उराशिमा तारो आश्चर्यचकित रह गया। उसका सारा चेहरा, हाथ, शरीर, पैर सभी झुर्रियों से भर गए थे।
उसके सिर के बाल एकदम सफेद हो गए थे। उसकी कमर भी झुकी जा रही थी। हाथ जोर जोर से कांपने लगे थे। उसने फिर वह तीसरा ढक्कन भी खोल दिया। उसमें एक पत्र और सारस का पंख था। उसने वह पत्र निकालकर पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय उराशिमा तारो, मैं जानती थी कि तुम जब अपने घर वापस जाओगे तो बेहद निराश और दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में देश और काल की जो अवधारणा है वह हमारे यहाँ के देश और काल से भिन्न है। हमारे लिए जो एक दिन है वह तुम्हारे देश में 100 वर्ष के बराबर है। इसलिए मैंने पहले डिब्बे में तुम्हारी उम्र यानी तुम्हारा अतीत रख दिया था। जैसे ही तुमने उसे खोला तो तुम 300 साल के बूढ़े हो गए। पर तुम्हें अपने इस यथार्थ का अनुभव कैसे होगा, यह सोचकर दूसरे डिब्बे में मैंने एक दर्पण रख दिया, ताकि तुम उसमें अपने आप को देखकर अपना वर्तमान समझ सको। लेकिन तुम बेहद अच्छे इंसान हो, दयालु और परोपकारी हो, इसलिए तुम्हें लंबी उम्र मिलनी चाहिए। पर मनुष्य के रूप में तुम ज्यादा लंबी उम्र नहीं पा सकते हो। इसलिए मैंने इस पत्र के साथ सारस का एक पंख भी रख दिया है। तुम इस पंख को अपनी आंखों से लगा लेना। ये मेरे प्रेम की निशानी है। और इसके बाद जब तुम आंख बंद करके मेरे बारे में सोचोगे तभी तुम एक सारस बनकर अनंत आकाश में उड़ जाओगे। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बेहद प्रेम करते हो, इसलिए जब भी तुम्हारा मन मुझसे मिलने को करे तो तुम इसे प्रदेश के सागर तट पर आ जाया करना। मैं तुम्हें वहाँ उसी नन्हे कछुए के रूप में मिलूंगी जिसे तुमने बचाया था। अच्छा मेरे प्रिय उराशिमा तारो, अब मैं विदा लेती हूँ। सायोनारा। यह पत्र पढ़कर बूढ़े उराशिमा तारो की आंखों में आंसू आ गए और उसके मन का दुख भी दूर हो गया, क्योंकि अब उसे अपनी यथार्थ स्थिति का बोध प्राप्त हो गया था। वस्तुतः बहुत बार मनुष्य के दुख का कारण भी यही होता है कि वह अपनी यथार्थ वस्तु स्थिति को न पहचान कर कल्पना की जादुई दुनिया में विचरण करता रहता है, और जब उस जादुई दुनिया का भ्रम टूटता है तो उसका सारा अस्तित्व ही हिल जाता है। उराशिमा तारो के साथ भी यही हुआ था। इस पत्र ने उसके सारे भ्रम दूर कर दिए। उसने अपनी प्रिय पत्नी को मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने ही उसे एक मित्र, एक गुरु की तरह वास्तविकता के दर्शन करा दिए थे। इसके बाद उसने उस सारस पंख को अपनी आंखों से लगा लिया। उसका स्पर्श पाते ही क्षण भर को उसे रोमांच हो आया। लगा जैसे उसके जलते हुए माथे को किसी का शीतल स्पर्श मिल गया है। उसने अत्यंत प्रेम से भरकर अपनी प्रिय पत्नी का ध्यान करते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं, और क्षण भर में ही वह एक सारस बनकर अनंत आकाश में उड़ गया। केवल सामने क्षितिज पर डूबते हुए सूरज ने ही उसे आकाश में विलीन होते देखा। कहते हैं कि आज भी जापान के इसे प्रदेश के सागर तट पर एक सारस और कछुआ कभी-कभी साथ साथ दिख जाते हैं।